स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट का नेचर है वो एक्चुअल में इनमें से किसी से मैच करता है या नहीं करता। पहले हम साइंस के कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मैच करेंगे क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद हम आर्ट्स पढ़ेंगे, आर्ट्स के देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स, उसके बाद देखेंगे कि मैनेजमेंट से इसके करैक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं या नहीं करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रोफेशनल और देखेंगे इसके करैक्टरिस्टिक्स इससे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट किसी से मैच करता है, किसी से अपना नेचर को मैच कर रहा है या फिर ये अपने आप में है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस से। तो गाइस, मैनेजमेंट को देखते हैं साइंस की तरह। ठीक है, सबसे पहले अगर साइंस की बात करें, इसका सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज, यानी कि आपको वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स मिल जाती हैं एक पढ़ने के लिए। ठीक है, एक थ्योरिकल आपको नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, साइंस में तो ये चीज़ हमारे मैनेजमेंट में भी है, क्योंकि जो लोग BBA करते हैं, MBA करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, आप इस टाइम +2 में पढ़ रहे हो। ठीक है, +1 में भी आपने देखा आपको बिजनेस की एक बुक मिली थी, एक आपको नॉलेजेबल हो गए। ठीक है, आप ये तो नहीं एक्सपीरियंस से हुए थे, नहीं, आपने थ्योरिकल नॉलेज पढ़ी, थोड़ी बहुत हुए होंगे। +2 में आप पढ़ रहे हो कि मैनेजमेंट क्या होता है, आगे जाके आप प्रिंसिपल्स भी पढ़ोगे। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ पढ़ोगे। ठीक है, तो आपके एक सिस्टमैटिक नॉलेज मिल रही है ना, आपको एक पढ़ाई मिल रही है ना, नॉलेज, तो आप नॉलेजेबल तो आप हो रहे हो ना। तो ये चीज़ जो है हमारे मैनेजमेंट में भी है। तो पहला जो करैक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इनके पास बहुत सारी बुक्स होती है पढ़ने के लिए, वो हमारे मैनेजमेंट में भी मिल जाती है। Second is scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observation। यानी क्या मतलब हुआ इससे? इससे मतलब ये होता है कि इनमें साइंस में क्या होता है, एक साइंटिस्ट जो है किसी केमिकल को मैच करता है दूसरे केमिकल से, एक सोल्यूशन बना देता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो ऑलमोस्ट बोल देता है कि भाई इसी को होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे केमिकल्स को ऑब्जर्वेशन किया होता है। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशंस को ऑब्जर्वेशन किया होता है, उसके बाद में वो एक बताता है कि इस लॉजिक से ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो मतलब एक फिक्स्ड हो गया कि हाँ, अगर आप इसको इससे करोगे तो बस ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे मैनेजमेंट में क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट है ना, वो एक ह्यूमन बीइंग से डील करता है। ह्यूमन बिहेवियर आपको भी मालूम है, हर पर्सन का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आप लोग ही हो, आपकी क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, सबका नेचर अलग अलग होगा। ठीक है, आपके फ्रेंड्स का भी अलग अलग होगा। ठीक है, आपका अलग है, आपके फ्रेंड का अलग है, किसी और फ्रेंड का अलग होगा। तो मैनेजमेंट इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे में एक बंदे को देख के नहीं बोल सकते भाई ये वाला मतलब लॉजिकल हम लगा सकते हैं। हर किसी का अपना अपना नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा, आप एक मिडिल क्लास फैमिली को कोई चीज़ बेच रहे हो। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपने क्या किया, उसको सस्ता करके बेचा। ठीक है, एक मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं, बट एक रीजनेबल प्राइस में आपने बेच दिया। यही चीज़ आप एक हाई क्लास पर्सन को बेचोगे तो क्या वो उसको लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको हाई क्लास पर्सन है, ठीक है, उसके पास पैसा है, तो वो चाहेगा कि उसको महंगी चीज़ें चाहिए। तो हम लोग एक ही लॉजिक का जो है एक हर पर्सन पे नहीं लगा सकते, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी कि इनके जो प्रिंसिपल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किसी चीज़ को बार बार करने के बाद, बार बार करने के बाद, ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट जब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो उनके लिए बेस्ड हो जाता है कि हाँ भाई इसको करने से ये काम हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, हमारे मैनेजमेंट में भी ये काम होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फैक्ट्री में गए, ठीक है, आपने देखा वहाँ पे तो एक एम्प्लॉय है और काम बहुत सारा है, तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आए दिन बिल्कुल टाइम पे काम नहीं हो पाता, बहुत लेट हो जाता है। जहाँ तक आपको ऑर्डर मिला होता है उससे आगे डेट निकल जाती है प्रोडक्ट की। अब तो क्या हो जाता है, तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वो जो भी ऑर्डर आया था वो कैंसिल हो जाता है आपके लिए। तो इसमें क्या किया, इसमें हमने देखा यार एम्प्लॉयज़ की कमी है। ठीक है, हमने और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ले लिए। ठीक है,
अब क्या हुआ, अब काम जल्दी जल्दी होने लगा, ठीक है। जहाँ 1 पर्सन कर रहा था वहाँ 2 करने लगे, फिर 3 करने लगे। तो क्या हुआ हमारा, फिर उसके बाद एक मैनेजर ने यहाँ पे काम किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपनी में गया, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी, उसने सेम ही सोल्यूशन दिया, ठीक है। वहाँ पे भी सही हो गया, तीसरे में गया वहाँ पे भी सेम हो गया। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट हुआ, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल बेस्ड हो गया कि हाँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक मैनेजर जो है एक कंपनी छोड़ेगा, कुछ वहाँ पे कुछ उसने सीखा, सेम प्रॉब्लम अगर नेक्स्ट कंपनी पे आती तो वहाँ पे भी सीखा, ठीक है। वहाँ पे भी यही काम कर दिया, थर्ड पे गया तो वहाँ पे भी यही हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है उसे रिपीट करना होता है, तो प्रिंसिपल हमारा बन सकता है, ठीक है। एक आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, अगर यहाँ पे अगर ये दिक्कत आ जाती है विद इन अ कंपनी नॉट अ ह्यूमन बीइंग आ जाती है, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही प्रिंसिपल मैच कर रहा है साइंस के साथ। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि साइंस में किसी साइंटिस्ट ने एक लॉजिकल एक केमिकल बना दिया, ठीक है, कि इन काम को करने से ये हो जाएगा, तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा। इंडिया में भी यही चल रहा है, यूएसए में भी यही चल रहा है, कनाडा में भी यही चल रहा है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। जैसे कि न्यूटन ने क्या बोला था कि ग्रेविटी है, नीचे सेब गिरा तो ग्रेविटी है, ठीक है। अब क्या हो गया, वो हमारे पूरे यूनिवर्सल में हो गया, इंडिया में भी यही पढ़ाया जा रहा है, कनाडा में भी यही पढ़ाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया यूएसए जहाँ पे भी आप जाओगे यही पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट में थोड़ा सा अलग है, क्यों, यूनिवर्सल नहीं हो सकता, हर पर्सन का अपना अपना नेचर है, तो उसको नेचर से डील करना होता है। ये नहीं कि आपने एक पर्सन यूएसए में उसके साथ अच्छे से डील किया, आपने उसके नेचर को अगर देख लिया कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, तो क्या आप इंडिया में भी उसको कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया वाले पर्सन का नेचर थोड़ा अलग हो और यूएसए वाले का अलग, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं हो पाता, ओके। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मैच करता। तो हम ये बोल सकते हैं, आपको ये पढ़ा दिया गया, ठीक है। तो हम अब इनको पढ़ने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस बोल सकते हैं, सॉफ्ट साइंस। क्यों, क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच कर रहे हैं ना, 4 में से 2 तो कर रहे हैं ना, तो सॉफ्ट साइंस बोल सकते हैं, ठीक है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि यस इट इज़ अ साइंस, हम साइंस नहीं बोलेंगे, इसको सॉफ्ट साइंस बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तो हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट, कि आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं और मैनेजमेंट के क्या बोलते हैं। सबसे पहले वही कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज, यानी कि आपको बुक्स मिल जाती हैं, इसमें भी आर्ट्स में भी। कैसे, आपने सुना होगा बहुत सारे सिंगर्स को कि उन्होंने म्यूजिक में स्टडी किया, ठीक है, तो उनके लिए पास क्या थी, उनके पास बुक्स थी, ठीक है, उन्होंने बुक्स के थ्रू पढ़ाई की थी, ठीक है, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि उनके पास बहुत सारी बुक्स थी जिसे उन्होंने पढ़ा। तो सेम हमारे मैनेजमेंट में भी है, जैसे कि मैंने पहले बोला था साइंस में कि हमारे मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारी बुक्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स आज के ज़माने में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल मैच कर रहा है। सेकंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यानी कि जो आपने पढ़ा सो पढ़ा, लेकिन आपके पास खुद का भी कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए, यानी कि आपके दिल से जो होता है ना कि खुद से मुझे करना है ये काम, ठीक है, नहीं मैं ये खुद से करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी, है ना। जैसे आप सिंगर हैं, ठीक है, उसको राग सिखा दिए जाते हैं, क्या वो सिर्फ राग में गाता है? नहीं, ठीक है, वो जब म्यूजिक करता है तो वो खुद की क्रिएटिविटी भी तो दिखाता है, अलग अलग सॉन्ग गाता है ना, तो अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाता है। सेम हमारे मैनेजमेंट में भी ऐसे होता है, जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको खुद का दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है, खुद कुछ काम भी करना पड़ता है, सिर्फ आप नॉलेज जो आप पढ़ के आए हो उससे काम नहीं बनता, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि खुद कुछ आप दिमाग लगाते हो, ठीक है, वो आपकी क्रिएटिविटी है। प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है, एक सिंगर को आपने देखा होगा, वो मतलब सुना होगा, देखा तो खैर नहीं होगा, सुना होगा आपने कि वो एवरी मॉर्निंग क्या करता है, राग की प्रैक्टिस करता है। क्यों, क्योंकि उसको डर होता है कहीं मैं भूल ना जाऊँ कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, एवरी डे वो उसको करता रहता है, तो वो इतना ज़्यादा माहिर हो जाता है उस चीज़ में कि उसके लिए हर चीज़ जो है, उस फील्ड के लिए हर जो चीज़ है बिल्कुल चुटकी का काम हो जाता है कि हाँ भाई मैं कहीं भी गा लूँगा, ठीक है। सेम हमारे इसमें होता है मैनेजमेंट में कि एक जो मैनेजर है वो बार बार एक ही काम को कर रहा है, तो वो इतना ज़्यादा माहिर हो जाता है, खुद उसका दिमाग भी जो है, मतलब कभी ऐसी दिक्कत आ जाए जो उसने अभी तक कभी देखी नहीं है, तो हो सकता है कि वो खुद के दिमाग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले।
क्यों? क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना उसने प्रैक्टिस हो गया, बार बार एक ही काम कर रहा है, ठीक है, टास्क दे रहा है, टारगेट बना रहा है, काम करा रहा है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल हमारा मैच करता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। जैसे कि आपने जो डेफिनेशन भी पढ़ी है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग दिस थिंग डन बाय अदर, तो यहीं से पता चल जाता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। तो अभी हम देखेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि वही एक अच्छी आपको बुक्स मिल जाती हैं जिससे कि आप नॉलेजेबल हो जाते हो जिस फील्ड में भी आप हो, ठीक है। तो हमारे मैनेजमेंट में भी ऐसे है, आपको काफ़ी सारी बुक्स मिल जाती हैं जिससे आप मैनेजमेंट के लिए नॉलेजेबल हो जाते हो, ठीक है। तो पहला करेक्टरिस्टिक तो है। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इससे क्या मतलब हुआ, यानी कि इसमें आपको मतलब बहुत इजीली एंट्री नहीं मिल जाती है, ठीक है। जैसे हमारे मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में ये है कि कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन एंट्री नहीं है कि आपको भाई ये एग्ज़ाम दे के आना पड़ेगा फिर आप यहाँ पे एंट्री दे पाओगे, नहीं, आपके ऐसे नहीं है, ठीक है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का MBBS करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके बाद ही वो यहाँ पे एंट्री पा पाएगा, ठीक है, एक डॉक्टर बन पाएगा, एक हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क कर पाएगा, बट हमारे मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद में है प्रीसेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। इससे क्या मतलब होता है, इससे ये मतलब होता है कि जब एक पर्सन पढ़ाई कर लेता है, वो मतलब पूरा अपने MBBS वगैरह जो भी क्लियर कर लेता है ना, जिस भी फील्ड में वो है, उसको क्लियर करने के बाद उसे अपने आप को एक एसोसिएशन के थ्रू रजिस्टर्ड कराना पड़ता है जिससे कि उसे मतलब एज अ डॉक्टर माना जाता है, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है, तो तभी वो एक मतलब डॉक्टर माना जाता है, ठीक है, उसको मतलब एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ भाई आप जो डॉक्टर बन चुके हो। सेकंड क्या है, जो लॉयर होता है उसको भी खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बट हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में हाँ एक चीज़ है कि एक एसोसिएशन है जिससे कि हम कर सकते हैं, जो कोलकाता में है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक एसोसिएशन तो बनी है बट कंपलसरी नहीं कि आपको खुद को रजिस्टर वहाँ कराना है, मन है तो कराओ, नहीं मन है तो मत कराओ, अपना आराम से काम करो। तो ये भी हम बोल सकते कि नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग नहीं रजिस्टर कराते, ठीक है। एक्सिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, इससे क्या मतलब होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, यानी कि एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं उनको शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। आपने सुना होगा शपथ, मैं शपथ देता हूँ मैं ये काम करूँगा, ईमानदारी से वर्क करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ जॉब करो चलो भाई, कोई शपथ वपथ कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बिल्कुल मैनेजमेंट से बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। सर्विस मोटिव, इनका मोटिव क्या होता है, सिर्फ सर्विस देना। एक डॉक्टर का क्या काम है, उसको अपनी सर्विस देनी है पेशेंट को, ठीक है, जितना वो नॉलेजेबल है उसके थ्रू से अपने पेशेंट को सही करना है, ठीक है। एक लॉयर का काम क्या है कि अगर उसका जो क्लाइंट है वो बिल्कुल बेगुनाह है तो उसको बिल्कुल बेगुनाही पर उसको इंसाफ दिलाना है, ठीक है, उसका सर्विस मोटिव होता है। बट हमारे मैनेजमेंट में सिर्फ सर्विस मोटिव नहीं होता है। सबसे पहले मोटिव होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ करे, हमारा जो बिजनेस है वो सर्वाइव करे, ठीक है, हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट पाए। सर्वाइव यानी कि कंपटीशन मार्केट में रह पाए लॉन्ग टाइम के लिए। ग्रोथ यानी कि उससे ज़्यादा मतलब जैसे एक किसी की कंपनी है वो दूसरी बना पाए, फिर तीसरी बना पाए। एंड प्रॉफिट में यानी कि प्रॉफिट जैसे कि मैंने बताया था, जो कि हम एज अ रिवार्ड भी मान सकते हैं, ठीक है, इनाम जो उसने काम किया। तो हमारे में ये सब मोटिव होता है, तो ये भी बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो यही थे मैनेजमेंट के नेचर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।